हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2 सितंबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यार देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना आपने। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन का नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। उसके बाद ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि 1 साल या फिर 2 साल की आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकें। इसका दोस्तों प्राइस बहुत ही कम है। एक बार आप चेक करें मेरे कहने से, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन खास बात क्या है इसमें कि 90 से 95% तक वो करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, जो भी आप एग्जाम दोगे। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर हम किस तरह से कवर करेंगे? आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, और एक होगा क्विज सेक्शन, जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। एक होगा वीकली सेक्शन, जिसमें आपको 3 तरह के सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, और एक क्विज भी होगा दोस्तों, जो हर हफ्ते अपने आप को जांचने के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं। मंथली सेक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 4 तरह की चीजें मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर मिलेगा आपको, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पीडीएफ मिलेगी, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ भी मिलेगी आपको, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आप करंट अफेयर को जो है वो पढ़ सकते हो, जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले। लेकिन दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगी, तो वहां से उसको पढ़ सकते हो आराम से। तो जिस भी टॉपिक को रिवाइज करना है वह यहां से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 चीजें अलग से दी जाएंगी, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी के, और एक होगा दोस्तों क्विज, वो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा, लेकिन वो मंथली बेसिस पे होगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। जितना भी पास्ट करंट अफेयर है, जितना भी जा चुका है 2021, अगर उसका करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हो तो आप इस एग्जाम पीडीएफ से कर सकते हो। और दोस्तों, बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से बना सकता है। और आपको स्टेट करंट अफेयर भी मिल रहे हैं, मतलब हर स्टेट को हम कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही खास बात है कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिसकी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो कोई अलग अलग प्राइस दोस्तों इसका नहीं ले रहे हैं हम लोग, सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लॉगिन करें, और साथ ही साथ क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। और मेरे कहने से एक बार आप प्राइस जरूर चेक कर लें, आप खुद कहोगे कि सर इतने कम प्राइस पे आप लोग ये कैसे प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार आप जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अपनी करंट अफेयर पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2 साल की आप सब्सक्रिप्शन ले, ये आपको लंबे समय तक फायदा देगा। और इसके ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 2 सितंबर 2021 का, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो करेंगे, लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चे लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ये 3 चीजें करने से आप मुझे मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो, और इसके लिए आपका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये चीजें बहुमूल्य हैं, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो बहुमूल्य है। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी चीजें कर दोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है 2021 का? और ये अवार्ड दोस्तों किसने जीता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसका एक आप कह सकते हो ब्रांच है, या आप कह सकते हो एक यूनिट है। कहाँ पे? रामागुंडम में, जो कि कहाँ पे है? तेलंगाना के अंदर। तो याद रखना है, ये जीता है एनटीपीसी रामागुंडम ने एनर्जी लीडर अवार्ड 2021। किसकी तरफ से दिया गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनटीपीसी को ये अवार्ड मिला, एनर्जी लीडर अवार्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और 22nd नेशनल अवार्ड सेरेमनी के अंदर, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर ये अवार्ड दिया गया, जिसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और ये ऐसा लगातार तीसरी बार हुआ है कि एनटीपीसी रामागुंडम ने जो है ये अवार्ड जीता है पावर कैटेगरी के अंदर। और आपको एक बात और बताऊंगा कि एनटीपीसी को और भी बहुत से यूनिट्स हैं, लेकिन सिर्फ रामागुंडम वाला ही हमेशा ये प्राइज जीता है। तो ओनली एक ही यूनिट है एनटीपीसी का जो ये प्राइज लगातार जीत रहा है। और एक और कंपनी है दोस्तों हमारे पास, नाभा पावर, जो कि पंजाब में है। ये एल&टी की ही आप कह सकते हो कि एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है। इसने 2 प्राइज जीते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्राइज के अंदर। एक तो नेशनल एनर्जी लीडर 2021, एक एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये भी लगातार जो है वो तीसरी बार इन्होंने एनर्जी मैनेजमेंट एंड एक्सीलेंट एनर्जी कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जीता है।
ये नेशनल एनर्जी लीडर मैनेजमेंट के अंदर एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंसी यूनिट अवार्ड जो है वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इन्होंने जीता है। तो एक तो आपने नाभा पावर याद रखना है, एक आपने एनटीपीसी का रामागुंडम यूनिट जो है वो याद रखना है। और नाभा पावर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट को इतने सस्ते में बिजली सप्लाई करती है, लाइक 2.93 रुपीज पर यूनिट के बेसिस पे ये सप्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही लोएस्ट है, बहुत ही लोएस्ट है। और एक बात और याद रखनी है कि ये अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सी कंपनी जो है वो एनर्जी में बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर में खास करके किस तरह से एनर्जी को बचाया जा रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज किया जा रहा है, तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो लाइक इन्वेस्ट इंडिया, आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्वेस्ट इंडिया फेमस कंपनी है, ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है। इनको अवार्ड मिला था इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड, याद रखना है कौन सा, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड 2021, और ये किसने दिया था, ओसीओ ग्लोबल की तरफ से दिया गया था। नेक्स्ट L&T इन्फोटेक को कौन सा अवार्ड मिला, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर अवार्ड, कौन सा, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर अवार्ड, और ये कंपनी है स्नोफ्लेक, उनकी तरफ से दिया गया था। दिल्ली मेट्रो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड ऑफ 2020, ये किसको मिला, दिल्ली मेट्रो को। तो सारे ही अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन वाला अवार्ड तो है ही इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो 2021 का किसने जीता। देखो यार, एक अवार्ड बहुत ही फेमस रमन मैग्सेसे अवार्ड, और ये अवार्ड जो है वो आप कह सकते हो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे ये रखा गया था, और 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। और फर्स्ट इंडियन जो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, फर्स्ट इंडियन जो थे वो कौन थे इसको जीतने वाले, विनोबा भावे, ये आपने याद रखना है। विनोबा भावे जो गांधीयन फिलॉसफी के ऊपर चलते थे, गांधी जी के कहने पे चलते थे, और विनोबा भावे जो हैं वो उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह भी स्टार्ट किया था 1940 में, बहुत सी चीजें विनोबा भावे के बारे में। लेकिन 2021 का ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों सबको मिला है, जो भी आप ऑप्शन के अंदर नाम देख रहे हो, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो है फिरदौसी कादरी का, बहुत ही फेमस लेडी हैं, कौन से देश से, बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, और मोहम्मद अमजद साकिब जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से। ये बहुत फेमस है क्योंकि एक तो नेबरिंग कंट्रीज भी हैं हमारी, हमारे कंपटीटर्स तो हैं ही हैं, लेकिन फिर भी आपने इन दोनों का नाम याद रखना है। बाकी जो आप देख रहे हो स्टीवन म्यूनसी, ये आप कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं, और जो आप देख रहे हो फिलिपिनो फिशर एंड रॉबर्ट बेलन, ये दोनों बिलोंग करते हैं फिलीपींस से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, फिलीपींस से। तो अलग अलग नाम है, याद जरूर रखोगे, फिशर याद रखना है, बेलन याद रखना है, म्यूनसी याद रखना है, फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब तो पूरा नाम ही याद रखोगे। इन दोनों के बारे में चर्चा भी करते हैं थोड़ी सी, कि बांग्लादेश की वैक्सीन साइंटिस्ट हैं दोस्तों ये फिरदौसी कादरी, और इन्होंने ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। फिरदौसी कादरी ने एक बहुत ही सस्ती ओरल वैक्सीन बच्चों के लिए डेवलप की थी, स्पेशली बच्चों के लिए, ताकि कॉलरा को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। 70 साल की ये लेडी हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, और भी कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं ताकि सस्ती वैक्सीन जो है अलग अलग तरह से मिल सके, कॉलरा से रिलेटेड, टाइफाइड से रिलेटेड जो है वो बांग्लादेश में बनाई जा सके। इवन इनको 2020 में लॉरियल यूनेस्को अवार्ड भी मिल चुका है, लॉरियल यूनेस्को अवार्ड भी मिल चुका है इसी तरह के काम के लिए, ताकि बच्चों में इन्फेक्शियस डिजीजेस को किसी तरह से रोका जा सके। तो ये हैं फिरदौसी कादरी। ऐसे ही मोहम्मद अमजद साकिब हैं, जिन्होंने पहला इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अखुवत। इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, लोन दिया जाता है, और आप कह सकते हो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पे दिया जाता है। लाइक आप कह सकते हो कि रिलीजियस प्लेसेस में जो है वो कुछ बंदे अपॉइंट किए जाते हैं, उनको वहाँ पे जो है वो लोन दिया जाता है, क्योंकि रिलीजियस में इसलिए देने का जो है वो इनको फ़ायदा लगता है क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो एक तरह से भगवान से पैसा ले रहे हैं, तो इसलिए जो है वो इन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो बहुत ही अच्छा एक सिस्टम जिसको नाम दिया गया अखुवत। तो फर्स्ट इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था। और रमन मैग्सेसे अवार्ड को इंडिया का नहीं कह सकते, एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज। और आपने याद रखना है साकिब बहुत ही फेमस पर्सन हैं और पाकिस्तान एक्टिविस्ट भी हैं, इनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और रमन मैग्सेसे अवार्ड कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की हो, आपने कोई डेवलपमेंट काम किया हो लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, तो ये अवार्ड दिया जाता है। और मैं पहले बता चुका हूँ 1957 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी लोकेशन मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील विल बी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आप जान जाओगे। जैसे काफ़ी बच्चों ने लंदन आई का फोटो या लंदन आई देखा होगा, जैसे इस तरह से वो चक्कर होगा, तो यहाँ पे जो है वो बैठने की जगह बनी होगी, जिसको हम जो है वो एक चक्कर भी कह देते हैं, जो खास करके आप रूरल एरियाज़ में जो मेले लगते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, अलग अलग जगह पे जो मेले अलग अलग लगते हैं, तो वहाँ पे देखा होगा।
तो ये जो लंदन आई था उससे 2 गुना ज़्यादा हाइट है इसकी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 250 मीटर ये ऊंचा है। और ये कहाँ पे बनाया गया? दुबई के अंदर दोस्तों बनाया गया। अक्टूबर में इसका इनॉग्रेशन होगा, अक्टूबर में ये स्टार्ट होगा। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आप देख सकते हो, अब आप जान चुके होंगे। ये हैं दोस्तों छोटे छोटे कैप्सूल जो आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये पूरा अगर आप देखोगे ये कैप्सूल, ये मतलब 48 है नंबर में, 48 कैप्सूल्स हैं। और इसमें टोटल कितने आदमी बैठ सकते हैं? 1400 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऊपर से पूरे दुबई को देख सकते हैं। जो इनकी बड़ी बड़ी इमारतें, बुर्ज खलीफा को देख सकते हैं, बुर्ज अल अरब को देख सकते हैं, दुबई मरीना को देख सकते हैं। मतलब ये अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा हो गया, 250 मीटर और 820 फीट, मतलब किसी भी तरह से याद सकते हो। और लंदन आई भी बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह से, उससे 2 गुना है दोस्तों, 2 गुना लंबा है। कहाँ पे है ये? ब्लू वाटर आइलैंड में है। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है? दुबई में है, ब्लू वाटर आइलैंड्स में है। और इसका नाम क्या रखा? आइन दुबई। क्या नाम रखा गया? आइन दुबई। ये चीजें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी ए पार्ट ऑफ एनबीए टाइटल विनिंग टीम? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन आप कह सकते हो, उनका एक उनकी एक टीम थी, उन्होंने एक चैंपियनशिप जीती है। और उस पूरी टीम का अपने नाम याद रखना है। 3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है? सैक्रामेंटो, सैक्रामेंटो किंग्स। ये है दोस्तों बास्केटबॉल की टीम। और ये बास्केटबॉल टीम के अंदर जो है एक प्लेयर थे, इंडिया से बिलोंग करते, और पहली बार हुआ है कि कोई इंडियन प्लेयर उस बास्केटबॉल टीम का मेंबर हो जिसने कोई टाइटल जीता हो। तो ये सैक्रामेंटो किंग्स ने ये लॉस वेगस के अंदर जो है वो एनबीए समर लीग को जीत लिया है। किसको जीत लिया है? एनबीए समर लीग को जीत लिया है, जो कि किसके अगेंस्ट हुई थी? बॉस्टन क्लिटिक्स के अगेंस्ट हुई थी। बॉस्टन क्लिटिक्स के अगेंस्ट ये खेला गया था मैच। तो आपने याद रखना है किसके खिलाफ था, किसने जीता है, कहां पे हुआ? लॉस वेगस के अंदर हुआ, एनबीए समर टाइटल जीता। इंडियन प्लेयर कौन थे? प्रिंसिपल सिंह बाजवा थे। सी आंसर होगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो सैक्रामेंटो किंग्स जो है वो टीम का नाम है। इन्होंने एनबीए समर लीग जीती, लॉस वेगस में ये हुआ। बॉस्टन सेलेटिक्स या क्लेटिक्स के जो टीम है उसके खिलाफ इन्होंने खेला। और इन्होंने ये प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एनबीए जी लीग इग्नाइट के साथ। अगर याद रह जाता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और सैक्रामेंटो किंग्स जो है वो एक ऐसी फ्रेंचाइज है, एक ऐसी टीम है जो लगातार जो है वो आप कह सकते हो अलग अलग समर टाइटल जो है वो जीत चुकी हैं। तो सिर्फ आपने यहाँ पे याद रखना है प्रिंसिपल बाजवा कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से बिलोंग करते हैं। अगला आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आप हमें प्रोवाइड कर दोगे। कौन सी स्टेट ने नॉमिनेट किया है शूटर अवनी लखेरा को? दोस्तों फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अवनी लखेरा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट का। तो बेटी को बचाना है, हमने कोक के अंदर जो है वो उसको नहीं मारना, बेटी को पढ़ाना है ताकि वो अपने लक्ष्य को अचीव कर सके। तो अवनी लखेरा उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और औरतें आप देख रहे हो कितने पायदान पे पहुंच रही है। तो आज ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये व्यर्थ है बिल्कुल। तो बेटा और बेटी में एज सच कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। इसके पीछे हमें जो है वो सोचना भी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। तो अवनी लखेरा जो है, आपको पता है कि रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट वुमेन जिसने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से वो है अवनी लखेरा। और 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर इन्होंने ये मेडल जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपने। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? राजस्थान। तो ब्रांड एम्बेसडर भी किसने बनाया है? राजस्थान ने बनाया है। और इवन इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया दोस्तों। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बनाया इन्होंने? 249.6 पॉइंट्स, जो कि आप कह सकते हो कि पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, इतने पे ही था। तो इन्होंने इक्वल कर लिया उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को। ये नया एक तरह का पैरालंपिक रिकॉर्ड के तौर पे जाना जाएगा। 249.6 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए थे इस 10 मीटर राइफल शूटिंग इवेंट के अंदर। और 2 प्लेयर्स और जिन्होंने अलग अलग मेडल जीते, एक तो देवेंद्र जंजारिया जी हैं, एक सुंदर गुज्जर हैं। मैं आपको बता चुका हूं जब पैरालंपिक्स वाला वीडियो हमने किया था, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर अलग अलग मेडल जीत चुके हैं। इनको भी स्टेट गवर्नमेंट ने असिस्टेंट कंजर्वेटर जो है वो लगा दिया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ऑनरेरी बेसिस पे। तो ये भी आप जो है वो थोड़ा सा याद रख सकते हो। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वैसे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही सिस्टम था, लेकिन ये हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया था। और इसमें सिंपल है कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है गर्ल्स को। और कोक के अंदर जो है वो बेटियों को नहीं मारना, मतलब हमने उनको जो है वो जन्म देना है, आगे बढ़ाना है ताकि वो नाम रोशन कर सके।
और दोस्तों इसमें बहुत सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, 3 मिनिस्ट्रीज जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली होगी। तो देखो हेल्थ का ध्यान रखना है, एजुकेशन और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये तीनों मिनिस्ट्री जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अनवी लखेरा का चेहरा ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है राजस्थान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 19 साल की हैं, सिर्फ जयपुर से बिलोंग करती हैं। जैसे नीरज चोपड़ा जो है वो पानीपत से बिलोंग करते हैं हरियाणा से, ये जयपुर से बिलोंग करती हैं राजस्थान से। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से इनको जो है वो पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, मतलब डिसेबल कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। और फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर राइफल में। ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन दोस्तों राजस्थान के बारे में जो है वो जरूर जान लो। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा। और यहाँ पे आपने याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइक सरिस्का नेशनल पार्क, यहाँ पे रणथंबोर आप याद रखोगे, रणथंबोर। यहीं पे आपने याद रखना है क्योलादेव गना, क्योलादेव गना। और यहीं पे आपने याद रखना है रामगढ़। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्वेश्चन आ सकता है। रामगढ़ जो है वो 52nd टाइगर रिजर्व है दोस्तों। 52nd मतलब लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो देश का डिक्लेयर किया गया वो रामगढ़ टाइगर रिजर्व है और वो राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर? अगर पानी को बचाओगे तो पानी फ्री में मिलेगा आपको, और ये ऐसी पहली स्टेट बन गई है जो ये पानी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है अपने लोगों को। तो ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है स्कीम, 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, मतलब कल से ये स्टार्ट हो चुकी है। तो ये स्कीम स्टार्ट किया गोवा ने, और इनको 16,000, याद रखना है 16,000 लीटर जो है वो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हो गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव फ्री वाटर टू द पीपल। लोगों को फ्री वाटर स्कीम के तहत ये फ्री मिलेगा और कोई भी चार्ज नहीं लेगी सरकार। पानी जो है वो 16,000 तक अगर कोई बंदा कंज्यूम करता है तो उसको कोई भी बिल जो है वो नहीं देना। तो इसका मतलब 60% के आसपास लोग जो हैं वो गोवा के अंदर जीरो बिल भरेंगे पानी का। तो गोवा ऐसी पहली स्टेट है जो पानी फ्री में दे रही है। और जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्सेस में रह रहे हैं जिसमें एक ही बिल्डिंग के अंदर कई कई घर होते हैं लेकिन मीटर एक ही होता है नीचे, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी फ्लैट के घर हैं उसमें ये डिवाइड कर लिया जाएगा। तो उसके बेसिस पे जो है अगर ये कम आता है तो इसका मतलब कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने 1 टाइम सेटलमेंट वाटर बिल्स को 2 महीने आगे बढ़ा दिया है। पहले गोवा ने स्टार्ट किया था 1 टाइम सेटलमेंट कि जिनका बिल पेंडिंग पे है वो एक बार में पे कर सकते हैं, उनकी अमाउंट जो है वो हम वेव ऑफ करके जो है वो दे देंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा ही है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। अब 2 महीने आगे इसको बढ़ा दिया गया है। तो और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको इंडस्ट्रियल चार्जेस नहीं लगेंगे, उनको इंडस्ट्रियल चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। वो कमर्शियल रेट्स ही जो हैं वो उनको पे करने पड़ेंगे, उसके बेस पे ही वो बेनिफिट ले सकते हैं स्कीम का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया दोस्तों? गोवा ने स्टार्ट किया है। चीफ मिनिस्टर ने इसका उद्घाटन भी किया, प्रमोद सावंत जी चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर जो हैं वो श्रीधरन पिल्लाई हैं, याद रखोगे श्रीधरन पिल्लाई। यहाँ पे आपको मिल जाएगा मौलम नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपको मिलेगा महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं दोस्तों। रिसेंटली बुद्धा देव गुहा जी का देहांत हो गया। वो बहुत ही फेमस क्या थे? वो बहुत ही फेमस दोस्तों ऑथर थे। वैसे तो वो एक क्लासिकल सिंगर भी रहे हैं, बहुत ही फेमस थे क्लासिकल सिंगर। आप कह सकते हो इलस्ट्रेटर भी हैं, नॉवेल्स के ऊपर अपने हाथ से जो है वो इलस्ट्रेट करते हैं चीज़ों को। और आप कह सकते हो वो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे हैं। लेकिन फेमस किस बात के लिए थे? वो एज ए ऑथर। और कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल से। जन्म भी वहीं पे हुआ, देहांत भी वहीं पे हुआ है। और उनको अलग अलग से अवार्ड मिल चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, लाइक इनको आनंद पुरस्कार मिल चुका है, इनको शिरोमन पुरस्कार मिल चुका है, बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल के अंदर। शरद पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये अलग अलग पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। आप फोटो देख सकते हो बुद्धा देव गुहा का, जिनका देहांत हो गया, बहुत ही फेमस बंगाली ऑथर। और ये अपनी मधुकरी जो नॉवल थी उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, क्योंकि इनको इसी के लिए बहुत ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए थे। और इवन इनकी जो अपनी नॉवेल्स हैं जो इन्होंने लिखी थी उसके अंदर ये ज़्यादातर जो करेक्टर यूज़ करते थे, रिजुदा का करेक्टर यूज़ करते थे और एक रिबू का करेक्टर जो है वो यूज़ करते थे। और ये बहुत ही फेमस हुआ, फिर बहुत सी नॉवेल्स में इसका यूज़ किया गया। और एक बंगाली मूवी है जिसका नाम है डिक्शनरी, तो वो मतलब इन्हीं के नॉवल के बेस पे बनी है, जो कि बाबा हुआ और स्वामी हुआ नाम से लिखी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी। और भी इनकी बहुत सी बुक्स जो हैं वो फेमस है, जैसे कोयलर कच्चे, ये भी इन्होंने लिखी थी। एक आपने याद रखना है सोबिनोय निवेदन, ये भी इन्होंने लिखी थी। जंगल महल, ये इन्होंने लिखी थी। और भी बहुत सी हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ये सारी याद रखेंगे
जो बाकी स्टूडेंट है वो सिर्फ मधुकरी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और डिक्शनरी मूवी अगर आपको याद रह जाता है तो याद रखें। अदरवाइज बुद्धा देव गुहा वेस्ट बंगाल से क्या थे, फेमस ऑथर थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी सिटी ने टॉप किया है फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट के अंदर, जो कि सबसे ध्यान रखने वाली सिटीज में रैंक हासिल किया है। पूरे वर्ल्ड में कौन सी सिटी ने उसमें टॉप किया है, आप देख सकते हो इसमें 3 तो इंडिया की ही हैं, एक बाहर की है। और मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ओनली इंडिया की बात नहीं कर रहा। मोस्ट सर्वेलेड सिटी मतलब जिसमें सीसीटीवी कैमरा ज्यादा रखे गए हैं, जिसमें पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है हर चीज का, और वो दोस्तों है दिल्ली। बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस फोर्ब्स रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग 1826 कैमरे पर स्क्वायर माइल में जो है वो लगे हुए हैं। पर स्क्वायर माइल में इतने कैमरेज लगे हुए हैं, तो हर चीज को देखा जा रहा है। और लंदन जो है वो दूसरे स्थान पे है दोस्तों। लंदन में जो है वो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1138 कैमराज लगे हुए हैं। चेन्नई तीसरे स्थान पे है, ऑलमोस्ट 600 कैमराज लगे हुए हैं। मुंबई 18वें स्थान पे है, बहुत ही कम लगे हुए हैं, 157 कैमराज लगे हुए हैं पर स्क्वायर माइल्स। लेकिन हमें ये नंबर तो कोई याद नहीं रखना, हमें तो ये याद रखना है दिल्ली जो है वो मोस्ट सर्वेलेड सिटी है, उसमें सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाता है सीसीटीवी कैमरों के थ्रू। तो दिल्ली है, सिर्फ एक लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको इसी तरह से याद रख सकते हो और इसमें कुछ नहीं है। उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया, जो कि आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर भी और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भी हैं। तो उन्होंने जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी लॉन्च की है दिल्ली के अंदर, या आप कह सकते हो कि अलग अलग जगह पे, खास करके दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये दिल्ली की प्लानिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसको एड्रेस किसने किया, हरदीप सिंह पुरी जी ने, उसमें उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है, परिमन, बी आंसर होगा। तो आप देख सकते हो हरदीप सिंह पुरी जी ने 40th मीटिंग को अटेंड किया नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की। तो देखा गया कि किस तरह से इस रीजन को जो है वो हम कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। इसमें नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब मैं राजस्थान की भी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूपी की भी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप कह सकते हो दिल्ली की तो हो ही रही है, और यहाँ पे साथ में बात हो रही है कौन सी स्टेट की, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, और साथ में मैं कह सकता हूँ हरियाणा की, क्योंकि आप मनोहर लाल खट्टर जी को यहाँ पे देख रहे हो, हरियाणा भी दोस्तों साथ में आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि वो पूरे नेशनल कैपिटल रीजन का एक प्लान बनाना चाह रहे हैं। तो ये जीआई इंफॉर्मेशन पोर्टल क्या काम करेगा, ये लाइक आप कह सकते हो लैंड यूज के बारे में बताएगा, ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रीज, वाटर, पावर, हेल्थ, सब चीज़ों को जो है वो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू बताएगा कि किस तरह से ये चल रहा है, और इससे प्लानिंग जो है वो आसान हो सकती है। और ये रिमोट सेंसिंग बेस पे जो है वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है काम करेगा। इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के द्वारा। और हरदीप सिंह पुरी जी ने कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट भी साइन किया है, ये ताकि जो आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्ट है ये 4 एरिया का, एक हरियाणा हो गया, एक यूपी हो गया, एक दिल्ली हो गया, एक राजस्थान हो गया, कि इनमें बिना कोई रोक टोक जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो इसमें जो है वो जो ट्रांसपोर्ट करेंगे उनको भी आसानी होगी, और जो पैसेंजर व्हीकल्स होंगे एनसीआर में वो भी जो है वो आसानी से घूम सकते हैं। क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, लाइक आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल व्हीकल्स हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया दिल्ली और ये वाला एरिया एनसीआर का, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इनके लिए एक अलग से प्लानिंग करने की ज़रूरत थी, जिसके कारण ये साइन किया गया कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, कि इनका कोई एक अलग से रूट बनाया जाए, वहां से जा सकते हैं ताकि आम लोगों को दिक्कत ना आए। और एक और प्लान के बारे में बात हुई है, ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 के, इसके तहत कि किस तरह से आपस में स्टेट कनेक्ट करेंगी, ट्रेड कैसे होगा, सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आपने याद रखना है पोर्टल का नाम क्या है, परिमन पोर्टल। लेकिन दोस्तों बाकी पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य सेतु आप देख रहे हो, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग गिरिराज सिंह जी ने स्टार्ट किया था, और इसका मेन मकसद जो था वो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को बढ़ाना था। मत्स्य मतलब मछली, तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को बढ़ाना था ताकि फिशरी सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर कृषि, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका मेन मकसद था कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर और वेदर अलर्ट्स के बारे में बताया जा सके, तो उसके लिए आत्मनिर्भर कृषि, ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। किसान ऑर्गेनिक, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने। इसका मेन मकसद था कि इस एप्लीकेशन के ऊपर या इस पोर्टल के ऊपर किसान जो हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो खरीद सकें, बेच सकें, अपनी ऑर्गेनिक फसल बेच सकें, ताकि उनकी इनकम में बढ़ावा हो सके। तो बाकी ऑप्शंस भी इसी के साथ इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट ने एक एमओयू साइन किया है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज को रूरल एरियाज में पहुंचाया जा सके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की हेल्प से। तो क्या करेगी ये स्टेट जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर देगी, मतलब एक बंदे को, एक आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ पीपल को एक जगह पे अपॉइंट कर देगी,
तो लोगों को जो भी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए वो यहाँ पे आके जो है वो ले सकता है। कहाँ पे? रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है बैंकिंग सर्विसेज को लेके, या बैंक नहीं है वहाँ पे, कम है, जिसके कारण ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, ताकि वहाँ पे जाके ये लोगों के अकाउंट्स ओपन कर सकें, लोगों की कोई किस्त पेंडिंग है वो दे सकें, और साथ ही साथ अगर कोई स्कीम चल रही है सरकार की, जैसे एमजी नरेगा है ना, जैसे आप कह सकते हो कि एमजी नरेगा है या पीएम किसान है, उसके तहत पैसे देने हैं लोगों को, तो वो यहाँ से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से ले सकती है। और वो स्टेट कौन सी है? मेघालय दोस्तों। डी जो है वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ मेघालय है और मेघालय रूरल बैंक है जो कि रूरल एरियाज में स्थित है, तो वो क्या करेंगे? वो 600 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे स्टेट के अंदर, ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रूरल एरिया के अंदर प्रोवाइड की जा सके। तो 600 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट किए जाएंगे मेघालय रूरल बैंक में। अलग अलग स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां पे किए जाएंगे, ताकि जो लोग अनबैंक्ड हैं, जिनका अकाउंट नहीं खुला हुआ, उनको घर घर जाके सर्विस प्रोवाइड हो सके, उनके अकाउंट खोले जा सकें, कैश पेमेंट्स जो है वो ले सकें। इवन एटीएम, माइक्रो एटीएम फैसिलिटीज भी लगाई जाएगी कि एक छोटा सा एटीएम जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के पास रहेगा, जो कि वहां से कैश को निकाला जा सकता है, पैसे जमा करवाने वो करवाए जा सकते हैं। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी, लोग बैंक के साथ जुड़ेंगे, पैसे को सेव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो देश के अंदर सेव होगा। तो इसका यूज़ जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, और अलग अलग स्कीम्स का लाभ भी जो लोगों तक पहुंच सकता है। तो ये स्टेट है दोस्तों मेघालय। मेघालय के बारे में याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर मेघालय के जो हैं वो कर्नाड संगमा है, गवर्नर जो हैं वो सत्यपाल मलिक हैं, सत्यपाल मलिक। और साथ में याद रखना है यहाँ पे 2 नेशनल पार्क, एक तो बालफक्रम नेशनल पार्क, और एक आपको मिलेगा नॉकरेक नेशनल पार्क। नॉकरेक दोस्तों एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है देश का, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है देश में, और एक नॉकरेक भी है। अगला आते हैं दोस्तों, कौन सा एनिमल और कौन सा बर्ड, एनिमल कौन सा जानवर और कौन सा पक्षी जो है वो स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल बनाया गया लद्दाख का? सीरियल ऑर्डर में बताना है, पहला ऑप्शन स्टेट एनिमल का है, दूसरा स्टेट बर्ड का है। लद्दाख की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर डिवाइड हुए हैं, जम्मू कश्मीर का अपना था स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड, लेकिन लद्दाख का नहीं था, तो अब लद्दाख का भी डिक्लेयर कर दिया गया दोस्तों। याद रखना है, स्नो लेपर्ड जो है वो एनिमल है, स्टेट एनिमल, और ब्लैक नेक्ड क्रेन, मतलब आप कह सकते हो काली गर्दन होती है उसकी, पक्षी की, जिसके कारण उसको क्या कहा जाता है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। ये जो है वो पक्षी होगा किसका? लद्दाख का। राष्ट्रीय पक्षी नहीं कहेंगे इसको, इसको हम क्या कहेंगे? राज्य पक्षी। तो याद रखना है स्नो लेपर्ड और ब्लैक नेक्ड क्रेन, बी जो है वो आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लद्दाख ने डिक्लेयर किया स्नो लेपर्ड, आप यहाँ पे स्नो लेपर्ड देख सकते हो, ये हिमाचल प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है, और लद्दाख का भी बन गया। और ब्लैक नेक्ड क्रेन आप देख सकते हो यहाँ पे, ब्लैक नेक्ड क्रेन, इसको स्टेट बर्ड जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और ब्लैक नेक्ड क्रेन की एक खासियत है कि ये सिर्फ इंडिया में आपको ईस्टर्न लद्दाख वाली साइड पे ही मिलेंगी। खासियत है कि सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख वाली साइड पे ही मिलेंगी। चाइना में मिलती हैं, इसके बाद ये और कंट्रीज में मिलती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख वाली साइड पे ही आपको पाई जाती हैं ये। और आपने एक बात और याद रखनी है कि इनकी संख्या जो है वो 80 से लेके 100 तक है। पूरे लद्दाख में 80 से लेके 100 तक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 6000 के आसपास है, 6000 के आसपास। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर ये शेड्यूल 1 में आती हैं, और IUCN की जो लिस्ट है, रेड लिस्ट, उसके अंदर ये नियर थ्रेटन्ड की लिस्ट में है। नियर थ्रेटन्ड मतलब खतरे के निशान के ऊपर जाने वाली हैं। स्नो लेपर्ड आपको पता ही है, ये माउंटेन रेंजेस में पाया जाता है, सेंट्रल और साउथ एशिया में, अलग अलग स्टेट्स में, हिमाचल में भी है, हिमाचल का स्टेट एनिमल भी है, अब लद्दाख का भी हो गया स्नो लेपर्ड, आपने याद रखना है। और इसकी भी पॉपुलेशन जो है वो 200 से 300 है केवल लद्दाख के अंदर, लेकिन पूरे वर्ल्ड में तो बहुत हैं। और इसको भी शेड्यूल 1 में रखा गया है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1972 में, और IUCN की ये लिस्ट में वल्नरेबल की लिस्ट में है। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, जम्मू कश्मीर का जो अलग से हम बात करते हैं स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड की, स्टेट बर्ड सेम है जम्मू कश्मीर का, ब्लैक नेक्ड क्रेन ही है, लेकिन स्टेट एनिमल जो है वो कश्मीरी स्टैग है, जिसको हम हंगूल भी कहते हैं, हंगूल। ये दोस्तों किसका है? जम्मू कश्मीर का। याद रखना है स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड जम्मू कश्मीर का है। और एल्पाइन मस्क डियर और हिमालयन मोनल, ये दोनों जो है वो उत्तराखंड के हैं, मतलब हिमालयन मोलन जो है वो पक्षी है राज्य का, और एल्पाइन मस्क डियर जो है वो जानवर है राज्य का, और ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। और ब्लैक बक और ब्लैक फ्रैंकुलिन ये दोस्तों हरियाणा का है। ये आपने याद रखना है, ब्लैक बक स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड जो है वो हरियाणा का। और एक बात आपने और याद रखनी है यहाँ पे, इनके साइंटिफिक नेम, खास करके लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए और जम्मू कश्मीर के और हिमाचल के भी, स्नो लेपर्ड जो है उसको कहा जाता है पैंथर यूनिका, पैंथर बेसिकली लेपर्ड का हो गया। ब्लैक नेक्ड क्रेन को कहा जाता है ग्रूस नाइग्रिकॉलिस या ग्रूस निग्रिकॉलिस, किसी भी तरह से इसको बोल सकते हैं।
तो ये साइंटिफिक नेम आपने जरूर याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। और लद्दाख में दोस्तों आपको मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क, और लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं राधाकृष्ण माथुर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has partnered with the Retailers Association Skill Council of India to launch Neo दुकान, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होलिस्टिक स्टोर मैनेजमेंट टूल। और ये टूल किस कंपनी ने प्रोवाइड किया है? पे नियर बाय ने प्रोवाइड किया है। आंसर क्या होगा? सी होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है कि पे नियर बाय ने नियो दुकान को लॉन्च किया। बस यही वर्ड अगर आपके याद रह गए तो आपका क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं वो इस पोर्टल के थ्रू, या आप कह सकते हो कि डिजिटल पेमेंट का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। वो क्रेडिट मैनेजमेंट भी इसके अंदर हो जाएगा, होलसेल प्रोक्योरमेंट ऑप्शंस भी हैं इसके अंदर कि जो भी सामान आपने खरीदा है उसके लिए क्रेडिट भी जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और भी बहुत सी फैसिलिटीज जो है वो रिटेलर्स को यहाँ पे मिल जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ से मिल जाएंगी। 100 मिलियन रिटेलर्स को साथ में जोड़ना है डिजिटली 2025 तक, ये पे नियर बाय का लक्ष्य है। क्योंकि जो रिटेलिंग एजेंसी है या रिटेलिंग सेक्टर है इंडिया का, वो बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि 10% जीडीपी जो है वो रिटेल सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, और 8% एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड करता है। और पे नियर बाय बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल सेवा देने के लिए। ये 38 लाख रिटेलर्स को साथ में जोड़ चुका है डिजिटली, और 17 लाख एरिया को ये अलग अलग मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन को कवर करता है। तो बहुत बड़ी बात है कि रिटेलर जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, वो और एक प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे? वो यूज करेंगे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू जो है वो डिजिटल पेमेंट्स की जा सकती हैं, डिजिटली जो है वो कनेक्ट किया जाएगा, और वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा? पे नियर बाय। इतना का याद रखना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 8th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ऑन बिम्स्टेक कंट्रीज 2021? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या? बिम्स्टेक, काफी टाइम से हमने बिम्स्टेक का कोई क्वेश्चन नहीं किया, अब आ चुका है बिम्स्टेक का। और ये मीटिंग होस्ट कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर। आपको पूछा जा सकता है एग्जैक्ट जगह, कृषि भवन में इसको होस्ट किया गया, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुई है। तो इंडिया आंसर होगा, सी होगा। लेकिन बिम्स्टेक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की मीटिंग थी, इसमें डिस्कस किया गया कि पशुपालन को किस तरह से कर सकते हैं, उनकी जो पॉलिट्री है उसको किस तरह से देखा जा सकता है, एक्वेटिक एनिमल डिजीजेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की है, तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। लेकिन इंडिया की तरफ से ये मीटिंग को चेयर किसने किया? डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं किसके? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली के। और इसमें एग्रीकल्चर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है या किया जा सकता है, दोनों चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। और बिम्स्टेक के बारे में याद रखना, देखो दोस्तों ये बहुत ही ईजी हो जाता है याद रखना, क्योंकि 5 कंट्रीज तो वो इसकी मेंबर हैं जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 कंट्रीज कौन कौन सी होगी? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। और याद रखना एनिमी कंट्री मेंबर नहीं है, मतलब चाइना भी मेंबर नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, तो एनिमी कंट्री तो मेंबर नहीं है। अफगानिस्तान भी अब एनिमी हो गया, मतलब आप कह सकते हो एक तरह से तालिबान आ गया, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो मतलब वो कंट्रीज मेंबर नहीं है, सिर्फ ये 5 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर रहेंगी। 1 2 3 4 5 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ आपने जो है वो याद रखना एक बात और, वो कौन सी बात याद रखोगे आप? याद रखोगे कि एक थाईलैंड भी इसका मेंबर है। तो बस यही याद रखना है, बाकी तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। और वैसे भी देखो नाम के अंदर जो है वो आपको 5 कंट्रीज तो यहाँ पे मिली जाएंगी। कौन सी? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, टी से थाईलैंड। ये तो आपको यहाँ से 5 कंट्रीज का आइडिया हो ही रहा है। तो रह कौन कौन सी गई? आप कह सकते हो कि इसमें भूटान, क्योंकि 2 बी नहीं है, एक ही बी है, तो भूटान बांग्लादेश में से एक याद कर सकते हो यहाँ से। और एक आपने जो है वो याद रखना है, कौन सा? एक इंडिया तो यहाँ पे है, एक नेपाल याद रखोगे। तो ये 2 कंट्रीज में नहीं है, तो याद रखना बहुत ईजी हो गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू के अंदर है, काठमांडू। और दोस्तों एक बात और याद रखनी है, इसको 1997 में बनाया गया था। और ये इसको एक बार रब कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से जो है वो हमारा साउथ ईस्ट एशिया स्टार्ट हो जाता है। ये है साउथ ईस्ट एशिया, ये है हमारे पास साउथ एशिया, इसको कहते हैं साउथ एशिया यहाँ तक, और यह साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने के लिए जो है वो यूज किया जा सकता है किसका? म्यांमार का, बिल्कुल यूज किया जा सकता है। इसलिए जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी 4 कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक, या 5 कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक की मेंबर हैं जो साउथ एशिया में आती हैं। तो ये हैं दोस्तों वो 5 मेंबर कंट्रीज, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। और साउथ ईस्ट एशिया में 2 कंट्रीज कौन सी है? म्यांमार और थाईलैंड। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, और बहुत ही इजीली मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन नेवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किस काम के लिए? ताकि वो इंडिया को इंडिजीनियसली डेवलप नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम दे सकें, इंडियन नेवी को।
ताकि नेवी जो है वो एंटी ड्रोन सिस्टम का यूज कर सके। और ये कौन सी कंपनी बनाएगी? ये बनाएगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डी। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसको? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। और ये बहुत ही आप कह सकते हो खास है, खास करके जो जून 2021 का हमारे पास इंसिडेंट हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन से हमला किया गया और ये पहली बार हुआ है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया हमले के लिए, जो कि खास करके जम्मू एरिया में हुआ। और उसको मद्देनजर रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने तो ये साइन किया ही हुआ है ऑलरेडी एंटी ड्रोन सिस्टम का कि बना के देने, लेकिन इंडियन नेवी ने भी जो है वो साइन कर लिया है। तो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये बना के देगी ताकि किसी भी तरह के थ्रेट को रोका जा सके। और इसको डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है, लेकिन मैन्युफैक्चर कौन करेगा? बीईएल। और डीआरडीओ के बारे में आपको पता है जी सतीश रेड्डी इसके हेड हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे बेंगलुरु लगाते हैं। और ये जो नेवी एंटी ड्रोन सिस्टम है ये हार्ड किल के लिए भी फेमस है, सॉफ्ट किल कैपेबिलिटीज भी हैं। हार्ड किल का मतलब है ये ड्रोन को जैम कर देता है पूरा का पूरा, तो मतलब कुछ काम नहीं कर पाएगा वो। सॉफ्ट किल का मतलब है कि लेजर टेक्नोलॉजी से उसको तोड़ दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा दूर से ही, तो वो है सॉफ्ट किल। और ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी जो है वो मैं पहले बता चुका हूं कि ये यूज किया जाएगा, और अब इंडियन नेवी के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में याद रखोगे, 1954 में बनाया गया, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। और ये नवरत्ना है दोस्तों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आती है ये। और एक बात और याद रखनी है कि इसका एडिशनल चार्ज चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको लगाया गया? आनंदी रामलिंगन को, आनंदी रामालिंगन। तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारत पे ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है पीओएस पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए? मतलब जो बैंकिंग पार्टनर रहेगा वो कौन सा बैंक रहेगा और पीओएस मशीन्स जो हैं वो साथ में प्रोवाइड करेगा। मतलब भारत पे जो है वो अपना नेटवर्क यूज करेगा इस बैंक की मदद से, और बैंक कौन सा है? वो एक्सिस बैंक है, डी आंसर होगा। और इसके लिए एक फैसिलिटी यूज की जाएगी, वो कौन सी? भारत स्वाइप जो है वो यूज की जाएगी। तो याद रखना है भारत पे जो है वो पीओएस मशीन्स के लिए जो है वो किसके साथ टाई अप कर रहा है? एक्सिस बैंक के साथ। तो एक्सिस बैंक जो है वो भारत पे पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस को, जो भारत स्वाइप बिजनेस के नाम से चल रही हैं, उसके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स को एक्सेप्ट करेगा एज ए मर्चेंट्स एसोसिएटेड विद द भारत पे। जो भारत पे से जुड़े हुए लोग हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो आप कह सकते हो कि व्यापारी हैं, जो भारत स्वाइप का यूज कर रहे हैं, अब उसकी पेमेंट जो है वो एक्सिस बैंक के थ्रू हुआ करेंगे। सिंपल है। और इसमें एक बात और याद रखनी है कि भारत स्वाइप नाम का जो प्लेटफॉर्म है भारत पे ने स्टार्ट किया था 2020 में। इसके लिए कोई भी कस्टमर से, मतलब कोई भी व्यापारी से रेंट नहीं लिया जाता, जबकि बैंक जो है अगर पीओएस मशीन प्रोवाइड करते हैं तो रेंट लेते हैं वो, ये रेंट नहीं लिया जाता इसमें। तो ये एक खास बात है। तो मतलब इसलिए जो है वो भारत स्वाइप का यूज जो है वो ज़्यादा लोग करते हैं। और एक्सिस बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये आपने याद रखना है। और भारत पे जो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। और एक बात और याद रखोगे कि एक्सिस बैंक ने रिसेंटली अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टाई अप किया है ताकि क्लाउड कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाया जा सके, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को और बेहतर किया जा सके एक्सिस बैंक की। तो अमेजॉन वेब सर्विस के साथ टाई अप किया है। और एक्सिस बैंक के बारे में याद रखोगे, 1993 में एक्सिस बैंक को बनाया गया था, 1994 में ये चलना स्टार्ट हुआ। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। और भारत पे के बारे में भी जान सकते हो, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों, लेकिन इसके जो को फाउंडर और सीईओ हैं अशनीर ग्रोवर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्टेट के लिए, ताकि अगर आपको कोई लाइसेंस चाहिए, आपने लाइसेंस को रीन्यू करवाना है, तो आप ऑनलाइन ही जो है वो यूज़ कर सकते हो। बहुत सी स्टेट्स कर चुकी हैं, इवन पूरे इंडिया लेवल पे भी ये चल रहा है प्रोजेक्ट, लेकिन अभी स्पेशली उस स्टेट ने स्टार्ट किया, और वो स्टेट कौन सी है? मिजोरम है दोस्तों। डी जो है वो क्या होगा? आंसर होगा। तो आप देख सकते हो 2 कंपोनेंट्स हैं इस पूरे पोर्टल के, और ऑलरेडी ये स्टेट जो है वो 2 कंपनीज के साथ टाई अप कर चुके हैं। एक तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ताकि अच्छे से इसको चलाया जा सके, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि जो बैंकिंग पार्टनर रहेगा, जो ये चलान्स वगैरह भरे जाएंगे वो एसबीआई के थ्रू भरे जा सकते हैं। तो ऑलरेडी जो हमारे पास मिजोरम है वो टाई अप कर चुका था इनके साथ। तो अब जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया 2 कंपोनेंट्स। एक तो वाहन कंपोनेंट है, जिसमें नए व्हीकल्स को रजिस्टर किया जा सकता है, परमिट को रीन्यू करवाया जा सकता है, डुप्लीकेट परमिट बनाया जा सकता है, एनओसी लिया जा सकता है, आप कह सकते हो ऑनरशिप ट्रांसफर फीस दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे। सारथी के अंदर जो है वो लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कह सकते हो लाइसेंस रिन्यूअल, कोई नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, फोटो चेंज करानी है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो वो सारथी पोर्टल के ऊपर बन जाएगा। तो ये दोनों फैसिलिटी जो हैं वो मिजोरम ने स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन मिजोरम के बारे में दोस्तों आप जरूर याद रखोगे, मिजोरम के जो गवर्नर हैं वो हैं हरि बाबू खम्बापति।
हरि बाबू खंबापति जी, और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पे हैं जोरामथांगा, जोरामथांगा। और यहाँ पे आपको मिलेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहीं पे आपको मिलेगा दाम्पा टाइगर रिजर्व। एक दोस्तों है नामदाफा, याद रखना, एक है नामदाफा। नामदाफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये है दाम्पा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, मिजोरम के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एस्टोनिया। तो सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसी तरह से याद कर लें कि एस्टोनिया के प्रेसिडेंट जो है वो किनको लगाए गए हैं, वो लगाया गया अलर करीस को। इसको अलर करीज या अलार करीज किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर्स नहीं है एस्टोनिया में, ये सिर्फ एक दिखाने के लिए रखा गया। जैसे इंडिया में आप कह सकते हो एक सेरेमोनियल हेड है, लेकिन असली पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर। और वो एस्टोनिया के कौन है, कजा कालस। तो याद रखना है कौन है, कजा कालस, कजा कलस कह सकते हो, कलस कह सकते हो, किसी भी तरह से हमने नाम याद रखना है। और एस्टोनिया की कैपिटल कौन सी है दोस्तों, तलिन, तलिन। और करेंसी कौन सी है, यूरो। और दोस्तों याद रखना है कि यूनिकैमरल पार्लियामेंट है इसकी, और एस्टोनिया की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, रिगी, रिगी कोगू। तो ये नाम है आपके लिए, मैं इस तरह से बोल रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, अदरवाइज इसको रायगी कोगू बोला जाता है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है रिगी कोगू, ये पार्लियामेंट का नाम है, कई बार आपको ऑप्शन पढ़ के भी याद रहेगा। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थी वो कौन थी, वो थी करस्ती, KERSTI, कल्जूलेड, कल्जूलेड। आप सोचोगे सर इतने मुश्किल मुश्किल नाम कैसे याद रखें, कुछ याद नहीं रखना है इसमें, प्रेसिडेंट का नए का नाम याद रखना है। करस्ती कल्जूलेड अगर याद रह जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी किसकी, एस्टोनिया की, याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्लियामेंट का नाम एक बार पढ़ना है बस, उससे ही आपको याद रहेगा। और बाकी और कुछ नहीं याद करना है इसमें, कैपिटल और प्राइम मिनिस्टर तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो देखो ये वो चीजें हैं जो स्टैटिक हैं, जो आप डेली पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। और बाकी जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो भी देख सकते हो, लाइक स्टेफन लोफवेन रिसेंटली बनाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री के, स्वीडन के, इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पेड्रो कैस्टिलो रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, कौन सी कंट्री के, पेरू के। एरियल हेनरी बनाए गए प्राइम मिनिस्टर किसके, हैती के। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे आप एलर कारिस का जो है वो चेहरा भी देख सकते हो ताकि आपको थोड़ा सा याद रह सके। क्वेश्चन क्या है, 1 to 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया दोस्तों। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो है वो सबसे पहले 1982 में जो है वो डिक्लेयर किया गया था। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि कौन सी ईटिंग हैबिट्स हमारे में होनी चाहिए, कौन कौन सी न्यूट्रिशियस डाइट हमें खानी चाहिए, और किस तरह से हेल्थ को हम अच्छा रख सकते हैं। इससे नेशन की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि नेशन की डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। और एक बात और याद रखनी है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसके ऊपर काम करता है, और वो कौन है, स्मृति ईरानी है। कौन है, स्मृति ईरानी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, अमेठी, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था अमेठी से। अगला आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इंडिया की जीडीपी पहले क्वार्टर में कितनी बड़ी है। पहले क्वार्टर का मतलब है अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 तक। अगर मैं यही बात करूंगा कि अप्रैल से लेकर जून तक 2020 में, मतलब मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में सेम क्वार्टर वन में कितनी थी, तो आप हैरान हो जाओगे, ये -24.4% थी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी इतनी जीडीपी, क्योंकि उसी टाइम पे तो कोविड स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो इतनी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। अब सेम टाइम पीरियड 1 साल बाद अगर हम देखेंगे तो हमारी जीडीपी इतनी बड़ी है दोस्तों, ऑलमोस्ट 20% तक जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो गई। सिर्फ इतना डाटा आपने याद रखना है। और ये डाटा कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने ये डाटा दिया। और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, इंडिपेंडेंट चार्ज किसको दिया गया, राव इंदरजीत सिंह को। किसको दिया गया है, राव इंदरजीत सिंह को। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, गुरुग्राम है। और ये सारा डेटा जो है वो सरकार को कौन प्रोवाइड करता है, एक बॉडी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। मैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और कौन है वो करंटली, दीपक दास हैं दोस्तों। कौन है, दीपक दास, जो कि 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं, जो अभी अगस्त में अपॉइंट किए गए थे। लेकिन ये डेटा आपने जरूर याद रखना है। अगला आते हैं डेल स्टेन दोस्तों, रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, मतलब आप कह सकते हो टेस्ट में तो ये ऑलरेडी ले चुके थे 2019 में, लेकिन अब वनडे और T20 में भी इन्होंने संन्यास ले लिया है। और डेल स्टेन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। लीडिंग विकेट टेकर थे साउथ अफ्रीका टीम के, और वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर।
और साउथ अफ्रीका में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एबी डिविलियर्स हैं वहाँ पे, और भी बहुत स्मिथ हैं, आप कह सकते हो कि डेल स्टेन थे। तो मतलब ये सारे बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। तो साउथ अफ्रीका वैसे भी बहुत ही आप कह सकते हो कि लीडिंग टीम है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। इंग्लैंड है, इंडिया है, इंडिया तो है ही है हमारा प्यारा भारत, लेकिन मतलब इतनी विकेट्स इन्होंने ली हुई हैं, लाइक 439 विकेट्स इन्होंने ली हुई हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और ये पूरे वर्ल्ड में 8th नंबर के विकेट टेकर हैं जिनने सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स ली हुई हैं। तो याद रखना है अपने नाम। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कौन सी है दोस्तों? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। हेडक्वार्टर इनका दुबई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आज आप हैरान हो जाओगे कि 3 ही हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। वेबसाइट से सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, एक बार उसको रीड करें, फिर उसके बाद क्विज जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर लिया है कि टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को अक्वायर कर लेगा टीएस रमजम रवर्ड्स दिनारामा मोबिलिटी सॉल्यूशन। सिर्फ इस लाइन को पढ़ लें और कुछ नहीं करना, याद रखने वाली लाइन ने ना ही पूछा जा सकता है। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट जो है वो कब ऑब्जर्व किया गया? 31 अगस्त 2021 को। ये पहली बार जो है वो दोस्तों क्या किया जा रहा है? मनाया जा रहा है। तो इसमें खास बात क्या है कि ये अफ्रीकन डायस्पोरा को प्रमोट करता है ताकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह से ना हो सके, और साथ ही साथ उनके साथ कोई भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को बचाने के लिए इस तरह के दिन जो है वो मनाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको डिक्लेयर किया गया। और ये प्रस्ताव किसने रखा था? कोस्टा रिका नाम से एक कंट्री है जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि ऐसा दिन जो है वो होना चाहिए, और यूनाइटेड नेशन ने मान लिया और 31 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया गया। और आपने याद रखना है 10 साल मतलब अफ्रीकन डेसेंट का, जो ये पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट हैं, इनका एक डेके मनाया जा रहा है, मतलब 10 साल योजना जो है वो लगाई जा रही है 2015 से लेकर 2024 तक। ये याद रखना है, इंटरनेशनल डेके फॉर द पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट, 10 साल मनाए जाएंगे। इसको डिक्लेयर किया गया इन पूरे 10 सालों को पीपल ऑफ अफ्रीकन डेसेंट के नाम से, और इंटरनेशनल ईयर भी डिक्लेयर किया गया था 2011 का, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने USD 100 मिलियन लोन जो है प्रोवाइड किया है अफ्रीका फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग एरियाज का अफ्रीका के अंदर जो है डेवलप कर सके, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो है अलग अलग कंट्रीज इसका लाभ उठा सके। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में दोस्तों जरूर याद रखोगे, 1982 में इसको बनाया गया था, और इसके करंटली हेड जो हैं वो एक्सिम बैंक के डेविड रस्क्यूना हैं, डेविड रस्क्यूना, याद रखोगे एक्सिम बैंक। अगला क्वेश्चन आते हैं 1 सितंबर 2021 का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि यवनिका या जो पर्दा है जो इंडियन थिएटर के अंदर यूज किया जाता है वो किस वंश ने स्टार्ट किया था? देखो वैसे तो इसका कोई खास प्रूफ जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि एक वर्ड होता था यवनिका, जिसका इसका मीनिंग होता था स्टेज कर्टन, स्टेज का जो पर्दा होता था उसको कहा जाता था। तो जो पाणिनि है हमारे, जिन्होंने आप कह सकते हो अष्टध्यायी लिखी, तो पाणिनि की जो ग्रामर है उसमें ये वर्ड जो है वो लिखा हुआ है यवन, या आप कह सकते हो यवनी, ये वर्ड जो है वो लिखे हुए हैं। तो उसका ये माना जाता है कि ये जो वर्ड्स आए हैं ये ग्रीक लिटरेचर से आए हैं, तो इसलिए माना जाता है कि ये किसने स्टार्ट किया? ग्रीक्स ने। लेकिन एक यहाँ पे हैरान करने वाली बात बाद में हिस्टोरियंस के सामने आई कि ग्रीक ड्रामा के अंदर तो यार कर्टन होता ही नहीं है, तो वहां पे ये वर्ड कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये जो ओरिजिनेशन हुई है वो ग्रीक से हुई है पर्दे की, ये आपने याद रखना है। लेकिन ये माना जाता है कि जो ग्रीक के अंदर यवनी वर्ड यूज होता था वो एक ग्रीक वुमेन के लिए यूज होता था, यवनी मतलब ग्रीक औरत, तो उसके लिए यूज होता था। लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि आंसर क्या है? ग्रीक से है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी डायनेस्टी सबसे पुरानी है इन चारों में से? तो एक तो आपने ये तो बताना ही है कौन सी पुरानी है, साथ में मुझे ये भी बताना है कि इनके फाउंडर जो है वो चारों डायनेस्टीज के कौन है, ताकि आपको याद हो जाए और ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये 3 चीजें जो है मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप मोटिवेट कर सकते हो मुझे, और आप जो है वो बेल बटन को प्रेस करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और हमेशा स्माइल करते रहें इस तरह से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब आप स्माइल करते हो आपको देख के कोई और स्माइल करेगा, तो एक एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो क्या होगी? इंप्रूव होगी। और ये आप ही के लिए नहीं, जो आपके आसपास है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा इसी तरह से हंसते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके काम नहीं करना। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।